होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रमिति आज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लेसन से मतलब नहीं, पे क्षेत्रमिति खाए देखो ना तुम लोग, ठीक है। देना क्षेत्रमिति में पहले स्टार्ट, सबसे पहले हम इसके फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक लेंगे आपके सामने और इसके प्रत्येक फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं त्रिभुज पर। आप लोग त्रिभुज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो होता क्या है, त्रिभुज में आपके पास तीन भुजा होता है। जैसे मान लो ए बी सी, हम तीन भुजा ले लिए। अब देखो इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पहले भी बहुत सारे पढ़ चुके हो। तो ए के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं छोटा वाला ए। पहले हिरोन के सूत्र पर भी छोड़ो, पहले आधार 1/2 पढ़े हो तुम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल में तुम लोग पढ़े हो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, या शीर्षलम कहो, एक ही बात है। तो यहां समझना पहले, यहाँ आधार हम किसको मानते हैं। जैसे मान लो कि आधार मानते हैं 1 BC को, किसको मानते हैं, BC को। तो ऊंचाई का काम कौन सा करेगा, BC अगर आधार माने हैं तो इसके सामने का जो शीर्ष होता है, इसके जो सामने का शीर्ष है, यहां पर से जो लंब डलाएगा उसको हम मानेंगे शीर्ष लंब। ऐसे में आधार अगर BC हुआ तो इसके सामने का जो शीर्ष है वहां पर से इस पर जो लंब डलाता है उसी को क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। मतलब यहाँ पर AD काम करेगा शीर्षलंब का। अगर सपोज डेट हम मान लेते, आधार मानते हम AC को, किसको मानते, AC को, तो शीर्षलंब का काम कौन करता, यहाँ पर इसके सामने का शीर्ष कौन हुआ, B। इसके सामने का शीर्ष B हो रहा है तो ये आपका शीर्षलंब का काम करेगा। ऐसे में मतलब यहाँ पर मान लो B है और यहाँ E है तो लिखाएगा B, ठीक है। उसी प्रकार हम आधार इसको भी मान सकते थे, हम AB को भी मान सकते थे। ऐसे में अगर AB को आधार मानेंगे, AB को अगर आधार माने, इसके सामने का शीर्ष कौन हुआ, C। तो यहाँ पर से C पर से हम लंब खींचेंगे। ऐसे में कहां पर से लंब खींचेंगे, ये तीनों एक, हालांकि एक ही बिंदु पर ये तीनों काटेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मान लेते हैं F है, ठीक है। तो CF आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, शीर्षलंब। तो शीर्षलंब और आधार के मतलब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो पढ़े हो तुम लोग 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब। तो अगर आधार आप मान रहे हैं BC को, तो एक सामने वाला शीर्ष हुआ A, तो A से AD जो होगा इसको कहेंगे शीर्षलंब। ये नहीं कि आधार मान लिए AB को और शीर्षलंब ले रहे हैं हम यहाँ से, तो गलत हो जाएगा। ऐसे में आधार मान लिए AC को और शीर्षलंब ले रहे हैं AD, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उस केस में सही नहीं होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद देखना, ये त्रिभुज में इतना हो गया। तो यहां समझो पहले, तो ये हम लोग पढ़े अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आता है त्रिभुज का परिमाप भी आता है। क्या आता है, परिमाप। इसके लिए हम एक फिगर दूसरा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ABC। अब वो A के सामने वाला भुजा को बोला जाता है छोटा a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और B के सामने का जो भुजा होगा उसको छोटा b से, और C के सामने जो होगा उसको छोटा c से। अब यहां से अगर मान लो त्रिभुज का परिमाप पूछता है तुमसे, त्रिभुज का परिमाप, तो अगर त्रिभुज का परिमाप पूछता है तो उसके दो परिमाप बोलो चाहे परिमिति कहीं कहीं लिखेगा, ठीक है। परिमाप बोले चाहे परिमिति बोले सब एक ही चीज होता है, तो इसलिए परिमाप और परिमिति से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जो परिमिति के मतलब होता क्या है कि जो भी आपको आकृति दे दिया है उसके सभी भुजा के लंबाई को जोड़ देना है।
उसके सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देना है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति। जैसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, इसके सब भुजा कौन कौन हो गया? एक देखो तुम्हारा BC हो रहा है, एक तुम्हारा AC हो रहा है, एक तुम्हारा AB हो रहा है। तो यहाँ लिखाएगा A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजा के लंबाई को जोड़ दिए, मतलब ये जिससे घिरा हुआ है उसके चारों तरफ, मतलब उसके बाहर बाहर जो लंबाई आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसके सबको अगर एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको परिमाप बोलेंगे। तो यहाँ A प्लस B प्लस C को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के मतलब वो क्या होता है? मतलब जो आपका परिमाप है उसी को अर्ध कर देना है, मतलब आधा कर देना है। अर्ध करना है मतलब क्या करना है? आधा कर देना है। तो यहाँ जैसे इसको नोट करते हैं एस से, किससे करेंगे? चूंकि होता है सेमी पेरीमीटर होता है, इसको खाली पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा A प्लस B प्लस C, अब बाई क्या लिखेंगे? 2। तो हो गया ये अर्ध परिमाप। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में तुम लोग और पढ़े हो, हिरोन का सूत्र पढ़े हो? ऐसे में त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक हिरोन का भी सूत्र होता है। तो हिरोन के सूत्र से अगर निकालना है तब क्या लिखेंगे? लिख देते हैं हिरोन सूत्र। तो हिरोन सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखाएगा? यहां पर होता है रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो यहाँ S क्या होता है? S होता है अर्ध परिमाप। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। और A होता है एक भुजा, A के सामने वाला भुजा हुआ A, छोटका A, और B हुआ इसके सामने वाला भुजा हुआ, और C हुआ इस C के सामने वाला भुजा हुआ। है समझ में? तो ये आपका भी हम त्रिभुज के फॉर्मूला है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर त्रिभुज के फॉर्मूला में ये समझाने की हम कोशिश किए हैं कि आधार अगर लेंगे तो आधार के अनुसार शीर्षलंब कौन होगा, और उसके बाद हिरोन के सूत्र के अनुसार से इसका परिमाप कितना आया, और इसमें हिरोन के सूत्र से अर्ध परिमाप निकालने के लिए बताया, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये इतना भी हम त्रिभुज के बारे में 3 फॉर्मूला का डिस्कशन किए हैं। ठीक है। अभी और आगे है, अभी उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो इतना हो गया जी। इसका स्क्रीनशॉट करो जल्दी जल्दी। बहुत गर्मी है जी, लाइन कट गया। तो हम पसीना पसीना हो जाएंगे। तो अरे बता रहे हैं। दो अब कुछ स्पेशल कंडीशन इस पे होता है। ठीक है। उस स्पेशल कंडीशन पर हम अभी डिस्कशन करेंगे त्रिभुज में ही। जैसे मान लो कि यहां पर तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज दे रहा है। समकोण त्रिभुज की बात करें तब क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर समकोण त्रिभुज की बात करता है तो हम क्या करेंगे इसके बारे में अब समझना है। ठीक है। देखो जैसे मान लो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी ले लेते हैं। तो समकोण कहने का मतलब होता है कम से कम एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री, कम से कम क्या कोई भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 हो ही सकता है, दो तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। और जब 180 होता है तो एक कोण अगर 90 है तो बाकी दो कोण में क्या हुआ? 90 अगर और हो गया, जैसे मान लो यह 90 था, यह 90 है, तो 90 90 दुए को में 180 पहुंच जाए, तीसरा कहाँ गया?
तो 3 कोण कभी भी 190 हो सकता है? नहीं होगा। मतलब 2 कोण 90 नहीं हो सकता है। समकोण त्रिभुज है तो एक ही कोण 90 हो सकता है। तो मान लो कि ये आपका 90 है, तो 90 के सामने तो क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में भी। अगर इसको कर्ण लेते हैं, इसको अगर P मान लेते हैं, इसको अगर हम B मान लेते हैं, तो ये भी पढ़े हो तुम लोग, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां तक तो ये आता है। लेकिन अगर इसमें अगर हमसे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे तब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो इसमें भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है, तो अगर आधार हम लेते हैं 1/2 लिखे हैं, आधार अगर हम BC को ले लिए, तो जब BC लेंगे तो बताओ यहां पर से इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ? A। तो यहां पर से जो लंब डालेंगे तो ये क्या ऐसे तिरछा करके आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये ऑटोमेटिक पहले से ये लंब दिया हुआ है। ये पहले से क्या है आपका? एक लंब का काम कर रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, इसका मतलब ये शीर्ष लंब का काम करेगा। तो यहाँ शीर्ष लंब का काम कौन कर देगा? AB कर देगा। कौन कर देगा? AB। ले हाँ, अगर तुमको कर्ण मालूम रहता तब लंब खींचना पड़ता। कर्ण अगर मालूम होता, जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है और कर्ण लिख ले जाता AC, तो इस केस में आपको लंब खींचना पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पर तो इसके साथ में 90 बनना चाहिए, जो जिसको आधार लिए हैं उसके साथ 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। ऐसे में तब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता? शीर्ष लंब लेना पड़ जाता, BD लेते हैं ऐसे में। लेकिन अगर हम आधार AB को भी लेते हैं तो ये शीर्ष लंब का काम कर देगा, क्योंकि ये इसके साथ एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन कर्ण को लेंगे तो यहाँ से शीर्ष लंब हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों भुजा के लिए शीर्ष लंब खींचने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये अगर आधार होगा तो ये लंब का काम करेगा, और इसको आधार मानेंगे तो ये लंब का काम करेगा। ऐसे में तो दो केस में आपको यहाँ पर शीर्ष लंब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ण को लोगे तो यहाँ पर से शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा, ठीक है। दो इसके बाद एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज पे अगर हम आते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर समबाहु त्रिभुज पे अगर हम आएंगे तो समझना पहले इसमें क्या होता है। इसमें तो यहाँ भी एक पड़ता है जी। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सम मत तो क्या हो गया, समझना पहले समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे। जैसे लिखा हुआ यहां पर किसका किसका फिगर नहीं जा रहा है जी? फिगर में किसको किसको दिक्कत हो रहा है? सबको दिक्कत हो रहा है, सिर्फ एक को? तो ठीक है, तो एक को दिक्कत है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो यहां समबाहु त्रिभुज के बारे में समझना पहले। तो समबाहु त्रिभुज के मतलब क्या होता है? इस सम के मतलब क्या होता है? सम के मतलब होता है बराबर। सम के मतलब बराबर होता है, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। ऐसे में और त्रिभुज तो त्रिभुज हो ही गया, मतलब जिस त्रिभुज के सब भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज में क्या हो, जितना भी भुजा है सब अगर बराबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु। क्या बोलेंगे? समबाहु। अगर जैसे मान लो अगर इसको A मानते हैं तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। ऐसे में तीनों के तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज जब हम लेते हैं तो इसका वो क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला था, ठीक है। ऐसे पहले हम इसका एक शीर्षलंब तुम लोग को निकाल के दिखाते हैं। तो शीर्षलंब के यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का
शीर्षलम। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, अगर इसका हमको क्षेत्रफल पूछे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू क्या होता है। तो ये भी तुम्हारा जो सूत्र निकला है आपका इसी से निकला है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई से ही निकला है। तो उस पर अगर तुम रखोगे तो 1/2 आधार किसको लेंगे, आधार मान लो ले लिए हम ए को, बीसी को आधार माने। ठीक है, तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, ऊंचाई तो ही नहीं होता है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 गुने भुजा, भुजा यहाँ पर क्या लिखाएगा ए, तब इसको 2 गुना करके देखो ऊपर में आएगा √3 और 2 गुना हुआ कितना आया 4 और ए गुना जाएगा क्या लिखाएगा ए स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी से निकलता है 1/2 गुने आधार गुना, मतलब शीर्षलम से ही ये फॉर्मूला आपका निकलता है। ठीक है, इसका है चलो स्क्रीनशॉट लो। इतना गर्मी अभी लगा ना कि दिमाग ही खराब हो गया। अब लाइन आया है तो ठीक है। ठीक है, मिटा रहे हैं। ये सब समझ में आ रहा है तुम लोगों ने फॉर्मूला, ये ऊंचाई कैसे निकलता है ये भी बताएं, ये बताएंगे हम, चाहेंगे ज्यामिति में, तो ज्यामिति में तुम लोग को समझाएंगे कैसे निकलता है। ऐसे यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। तोड़ दे, अरे ठीक है तोड़ देते हैं, तब समझावे के देख के फॉर्मूला तोड़ तोड़ के बता देंगे, लेकिन कितना तोड़े तो नहीं सब याद नहीं रखता है। तो इसको अगर हम मान लो कि हमको निकालना है शीर्षलम, तो कैसे अगर शीर्षलम निकलेगा ये समझना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से एक लंब डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शीर्षलम के मतलब क्या हुआ, शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। शीर्षलम का अर्थ ही होता है जो अगर शीर्ष ए लिए देखकर सम्मुख भुजा कौन हुआ, सम्मुख मतलब होता है सामने, सम्मुख मतलब क्या होता है सामने। तो ए का सम्मुख कौन होगा बीसी, वैसे बी लेंगे तो इसका सम्मुख कौन होगा एसी, अगर हम सी ले लें तो इसका सम्मुख कौन होगा ए बी। ऐसे में तो शीर्षलम के मतलब होता है कि उस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो मान लो कि हम यहाँ पर से ये तुम्हारा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए, और इसको मान लेते हैं डी। मान लो एडी क्या है बीसी पर लंब है, एडी क्या है लंब है बीसी पर, इसको लंब पढ़ेंगे। ऐसे में इसको क्या पढ़ेंगे लंब, और जो लंब होता है वो पहले लिखाता है, जिस पर लंब होता है वो बाद में लिखाता है। ठीक है, तो एडी मान लो लंब है बीसी पर, एडी क्या है वो बीसी पर लंब है, और हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक सर्वांग समता के बारे में जानना पड़ेगा, और सर्वांग समता जब हम आपको बताएंगे तो वहां पर से आपका सिद्ध ये होकर के आएगा कि जितना लंबा ये होता है उतना ही लंबा ये होता है। लेकिन सर्वांग समता में हम जाएंगे तब सर्वांग समता सब छोड़ो। ठीक है, अभी ध्यान में रखो कि ये मध्य बिंदु पर आता है। कहाँ पर आएगा, मध्य बिंदु पर आएगा, और मध्य बिंदु पर जब आएगा तो ये हो जाएगा आपका a/2, और ये भी आपका कितना जाएगा a/2, मतलब इसका आधा आधा होगा। जैसे मध्य बिंदु हो जाएगा तो आधा इधर हो गया और आधा इस साइड में होगा कि नहीं। अब यहां से पाइथागोरस पर में लगा सकते हो, लिखेंगे त्रिभुज ABD में लेते हैं, ABD में आते हैं, ABD, तो ये आपका ABD हो रहा है कि नहीं, तो ये समकोण हुआ, समकोण के सामने क्या होगा कर्ण, इस समकोण के सामने किसका काम करेगा कर्ण का, मतलब यहाँ आपका H का काम कर रहा है A, और इसको मान लेते हैं हम B, क्या मान लेते हैं B, मतलब यहाँ पर H का काम किया आपका AB, और AB का मान कितना है A, और B का मान लो काम कर रहा है BD, कौन कर रहा है BD, और इसका मान कितना दिया हुआ है a/2 तेरा है ना। तो बताओ जब ये आपका B निकल गया तो यहाँ P निकाल सकते हो कि नहीं, तो P के लिए फॉर्मूला क्या होता है
ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, मतलब होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो अब इसको अगर हम एच की जगह पर रखते हैं ए, तो यह लिखाएगा ए स्क्वायर, और बी जगह पर रखना पड़ेगा ए बाई टू, तो यह लिखाएगा ए बाई टू का स्क्वायर, लिखाएगा कि नहीं। तब तुम्हारा देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर बटा 4। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हुआ 4, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो 3 रूट के अंदर में रहेगा, लेकिन a स्क्वायर है इसलिए a बाहर हो जाएगा। और देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो हो गया कि नहीं √3/2 i इंटू ए, आया नहीं। इसी को बोलते हैं √3/2 गुने भुजा। क्या बोलते हैं √3/2 गुने भुजा। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई करेंगे, तो अपने आएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। अभी तुम लोग के साथ हमको लगता है फॉर्मूला प्रूफ करना जरूरी नहीं है, खाली फॉर्मूला समझा देते हैं। हाँ कर लो। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ऐसे में जैसे इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलता है, वैसे समद्विबाहु त्रिभुज में भी निकलता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का भी बता दे। समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, एक बचा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। दो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी तुम लोग को बता ही देते हैं। तो यहां समझना पहले, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो समद्विबाहु के मतलब पहले अर्थ समझना। सम के मतलब क्या होता है बराबर, सम के मतलब क्या होता है बराबर, ठीक है। और ये द्वि मतलब क्या होता है दो, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब क्या हो गया भुजा। और यहाँ त्रिभुज का मतलब त्रिभुज तो हो ही गया, मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब इसमें दो भुजा बराबर रहेगा और तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं कि सम मतलब हो गया बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो एक फिगर हम बना रहे हैं और समझना इसमें, जैसे मान लो ये आपका ए है, बी है, ये सी है। जितना मान लो कि ये ए है और ये ए दोनों बराबर भुजा है और ये बराबर भुजा नहीं है, तो दो भुजा हमको बराबर लेना है। तो दो भुजा बराबर में हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर है ए सी, और ये दोनों के मान लिए ए, कितना मान लिए ए। ऐसे में ये दोनों कितना के बराबर हो गया ए के, और जो बराबर नहीं है उसको मान लेते हैं हम बी। इसको क्या मान लिए बी मान लिए। अब देखो पहले हमको इसका भी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो बराबर भुजा नहीं है, ठीक है, बराबर भुजा कौन नहीं है बीसी। बीसी क्या है बी ना आ गया जी, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ए के बराबर होगा और ये बराबर नहीं है। तो इसके सामने वाले शीर्ष पर से यहाँ पर हम लंब खींचेंगे। पहले क्या खींचेंगे लंब खींचेंगे। तो मान लो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक तो बी हो गया, हो रहा है कि नहीं। इसको मान लेते हैं डी। तो बताओ यहाँ पर एडी लंब है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एडी लंब। एडी जो है वो किस पे लंब खींचे हैं बीसी पर। अब तुम 9th क्लास में जाओगे सर्वांग समता में, सर्वांग समता में जब जाओगे तो तुम्हारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आएगा सर्वांग सम आएगा। क्या आएगा सर्वांग सम आएगा। मतलब सर्वांग समता अब हम अभी सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक है।
सर्वांग समता 9th क्लास में बहुत पढ़ना था। तो ए डी बी जो है, यहाँ से ए डी बी सर्वांग होता है त्रिभुज ए डी सी के। किसके होता है? ए डी सी के। और सर्वांग त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है? बराबर। सर्वांग त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो दो यहाँ पर संगत भाग के मतलब समझना क्या होता है, जैसे इसका एडी दो शुरू वाला अगर एडी है मतलब शुरुआती दो के बराबर, तो एडी के बराबर होगा कि नहीं? होगा जी। उसके बाद एक शुरू वाला एक अंत वाला तो क्या बन रहा है? ए बी। तो अगर शुरू वाला अंत वाला क्या बन रहा है? ए सी। तो देखो ए बी के बराबर ए सी है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर से अगर मान लेते हैं बी और डी तो बनेगा बी डी, मतलब दोनों का अंतिम वाला लेते हैं तो ये बी डी किसके बराबर होगा? डी सी के। तो बी डी बराबर डी सी। ऐसे में इसका अर्थ क्या हुआ कि बी डी और बी सी यहाँ पे क्या होगा? बी डी जो है, जो तुम्हारा बी डी है वो डी सी के क्या होता है? बराबर होता है। ऐसे में ये तुम्हारा बी डी किसके बराबर होता है? डी सी के। और जब ये दोनों बराबर होगा तो टोटल भुजा की लंबाई कितना है? बी। यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? बी है। तो बताओ जब ये दोनों बराबर हो गया मतलब ये भाग इस भाग के बराबर हो गया, और जब ये दोनों बराबर होगा कौन गाना बजते आ जाता है सब्जी? अरे कोई डीजे का प्रचार कर ला गया, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर समझना पहले, तो आपका ये BD और DC क्या आएगा? बराबर आएगा। और जब ये भाग बराबर है इसका मतलब क्या हुआ? दोनों आधा आधा बट गया है। और जब आधा आधा बटा है तो क्या लिखाएगा? B/2 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? B/2 लिखेंगे। मतलब इसको आधा आधा हमको बांट देना है, ठीक है। और जैसे ये दोनों आधा आधा बटेगा तो इसको हम लिखेंगे B/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम इसका सिलसिला निकाल सकते हैं कि नहीं? आपके पास ये मालूम और ये मालूम, ये तुम्हारा कितना आ गया? B/2। अच्छा इस त्रिभुज से भी हम निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। तो अब यहां से निकलेगा त्रिभुज का पहले सिलसिला निकालेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिभुज ADC में। अगर हम ADC में अगर आते हैं तो A के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। मतलब ये कर्ण का काम करेगा। इसको मान लेते हैं आधार के मतलब B का काम कर रहा है तो इस सिलसिला का काम करेगा कि नहीं? AD। तो बताओ यहां से AD बराबर क्या आएगा? समकोण के सामने लगा हुआ कर्ण, समकोण के सामने लगा हुआ कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर दो, ये हुआ तुम्हारा दो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। क्या लिखा था? P बराबर √H² माइनस B²। ये होता है। तो यहाँ AD किसका काम कर रहा है? सिलसिलम का, मतलब P का। तो AD निकालेंगे तो समकोण के सामने कर्ण कौन हुआ? A। यहाँ लिखाएगा A²। ऐसे में और यहाँ B² है तो B का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? DC कर रहा है। तो DC का मान कितना है? B/2। तो यहाँ पर लिखाएगा B/2 का स्क्वायर। और जैसे इतना स्क्वायर करें तो आपका दो क्या आ रहा है? यहाँ पर आएगा A² और B का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लिखाएगा B²/4। लिखाएगा कि नहीं? अब इसका LCM लेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ लिखाएगा A² नहीं, इसका इसमें गुना करेंगे, लिखाएगा 4A² माइनस B²। दो ऊपर वाला जो भाग है इसका रूट निकल सकता है? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ये रूट में रहेगा। 4A² माइनस B² क्या रहेगा? रूट में, ठीक है। और यहाँ पर 4 का रूट कितना निकलता है? तो 2 निकलेगा। और ये डिवाइड में है कि नहीं? तो डिवाइड में तो डिवाइड में रहेगा जी। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 √4A² माइनस B²। तो ये आपका निकल गया सिलसिलम। किसका सिलसिलम निकलता है? समद्विबाहु त्रिभुज का। किसका निकलेगा? समद्विबाहु त्रिभुज का। मतलब 1/2 गुने √4A² माइनस B²। अब अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा समझना। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो 1/2 गुने आधार गुना सिलसिलम। लिखाए थे ना शुरू में, सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखा है और इसी से सब फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार गुना क्या होता है? सिलसिलम। तो बताओ 1/2 तो हम लिख दिए। आधार का काम कौन करेगा? दो बराबर भुजा को आधार नहीं माना जाता है। बराबर भुजा को आधार नहीं मानेंगे, जो बराबर नहीं है उसको आधार मानना है। तो बराबर कौन नहीं है? BC।
ये BC बराबर नहीं है तो BC को यहाँ पर लिखेंगे B। ऐसे में BC अगर बराबर नहीं है तो हम BC को आधार लेते हैं, तो सिस्टम का काम कौन करेगा? AD करेगा नहीं। उसके बाद वो तुम्हारा 1/2, तो यहाँ पर BC जगह पर लिखाएगा B और AD जगह पर लिखाएगा, AD का मान ही ना आया है 1/2 √4a² माइनस b², आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर 2 को गुना करेंगे तो 1/4 और ये आपका b बच गया और लिखाएगा √4a² माइनस b²। ये किसका क्षेत्रफल है? समद्विबाहु का। किसका है? समद्विबाहु त्रिभुज अगर रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू b √4a² माइनस b²। समझ में आया जी क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं? समझ में आया तुम लोग को? ऐसे तुम लोग ये 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है? क्षेत्रमिति जब तुम लोग पढ़े होगे 9th क्लास में, तो उसमें समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला रटे होगे 1/4 इंटू b √4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला भी तुम लोग याद किए होगे 9th क्लास में, रटे हो कि नहीं? याद आ रहा है? लेकिन हम 9th क्लास में तुम लोग प्रूफ करके नहीं बताए होंगे, अभी हम प्रूफ करके बता दिए कैसे होता है। हालांकि फार्मूला की प्रूफ की आवश्यकता नहीं है तुम लोग का, जब क्वेश्चन बताएंगे तो खाली फार्मूला की आवश्यकता है, फार्मूला याद होना चाहिए, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना ही नहीं, वृत्त से स्टार्ट हुआ है तो वृत्त के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से। आज जो बच्चा इसमें ऑनलाइन में जुड़ नहीं रहा है उसको सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है? खाली 59 को नाम के जुड़ा हुआ है, सबको हटा देंगे। जे नए लाइव में आ रहा है उसको सबको एकदम आज हटा देंगे, टोटल के हटा देंगे। जे नहीं आया है सब मजाक बुझ लिया है, स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो त्रिभुज के बारे में खाली पढ़े। किसके बारे में पढ़े? त्रिभुज के बारे में। यही है कि हम फार्मूला प्रूफ कर दिए, फार्मूला प्रूफ की आवश्यकता था नहीं, फिर भी तुम लोग प्रूफ करके बताएं। तो सबसे पहली बात, आपको अगर हर एक चीज के बारे में अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप फार्मूला कभी भूलोगे नहीं। ऐसे में हम क्यों नहीं फार्मूला भूलते? इसलिए नहीं भूलते कि हमको पता है कि कौन होता है आधार, कौन होता है ऊंचाई, इसलिए टोटल इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिए। इसीलिए अभी हम तुम लोग को पूरा हम बताने की कोशिश किए, लेकिन पता नहीं कितना लग रहा होगा, कोचे लड़ बता रहे हैं, ऐसा भी लगा होगा। ऐसे में लेकिन इसके पूरा कॉन्सेप्ट अगर तुम रखोगे दिमाग में तो कभी फार्मूला नहीं भूलोगे, और फार्मूला अगर भूल भी गया तो उसको निकाल लोगे। ऐसे में बाई मिस्टेक फार्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो बाकी बेसिक तो तुम्हारे दिमाग में है ना जी, तो उससे क्या आएगा? फार्मूला आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुमको बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो फार्मूला निकलेगा कहाँ? फिर रटना पड़ेगा, रट के काम चलाओ। रटोगे तो तुमको बनेगा, नहीं रटोगे नहीं बनेगा। और हमको रटने की आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, इसलिए कि हमको इसको पूरा जहां से कहोगे वहां से तोड़ देंगे इसको। ऐसे में तोड़ करके निकाल देंगे फार्मूला। तोड़िए कि नहीं निकाले जी? कैसे निकाले? चलो स्पीकर म्यूट करो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब आयत के बारे में आते हैं, ठीक है? अब सीधे फॉर्मूला लिखेंगे आज। आयत के बारे में देखना, आयत का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको देखना है, ठीक है? तो यहां समझना, पहले आयत का फॉर्मूला जब पूछेगा तो हमको क्या करना है समझना। आयत का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। आयत के मतलब तुम लोग समझ रहे हो, आयत में क्या होता है, पहले इसके गुण के बारे में तुम लोग को एक दो हम लिख रहे हैं, ठीक है?
आयत के मतलब हुआ आमने सामने की भुजा बराबर होता है तथा क्या होता है, जैसे हो अगर तुम्हारा ए बी ले रहे हैं तो ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के। उसी प्रकार अगर हम ए डी लेते हैं तो ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको बोलते हैं लंबाई, मतलब उसको डिनोट करेंगे एल से। और उससे जो छोटा भुजा होगा उसको जो कहते हैं चौड़ाई, मतलब उसको डिनोट करेंगे बी से। ऐसे में ये आपका कहलाएगा लंबाई, क्या कहलाएगा, लंबाई, जिसको डिनोट करते हैं एल से। ये आपका कहलाएगा चौड़ाई, क्या कहलाएगा, चौड़ाई। जो सबसे लंबा है उसको लंबाई मानेंगे और उससे जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, चौड़ाई। क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, और अगर ये एल है तो ये भी कितना होगा, एल होगा कि नहीं। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना समझने के बाद अब लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, मतलब यहाँ पर एल गुना बी हो जाएगा। उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसके परिमाप का फॉर्मूला होता है, तो परिमाप के मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। परिमाप के मतलब क्या होता है, जितना भी भुजा है सबका जोड़। तो आपका भुजा कितना है, भुजा है आपका एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है, एक डी है। इस भुजा की लंबाई है एल, इस भुजा की लंबाई है बी, इस भुजा की लंबाई है एल। जब ये एल है तो ये भी एल में है जी, और ये बी है तो ये भी बी है, तो इस भुजा की लंबाई कितना है, बी। तो एल एल जुड़ेगा कितना जाएगा, 2l, और बी जुड़ेगा कितना जाएगा, 2b। अब बताओ 2 को हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 को कॉमन लेने पर क्या लिखा आएगा, l प्लस बी। तो ये आपका आएगा आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसे में तो ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो हम प्रूफ करके निकाले हैं, ठीक है। मतलब 2 इंटू एल प्लस बी को रखना है, रखना किसको है, 2 इंटू एल प्लस बी को। अगर फॉर्मूला भुला गया तो इतना दिमाग में रखना कि सभी भुजाओं के जोड़, तो सभी भुजा का मतलब सभी के जोड़ देना है, अपने परिमाप का फॉर्मूला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। उसके बाद वो तीसरा नंबर इसमें फॉर्मूला आता है विकर्ण का, आता है किसका आता है, विकर्ण। लिखेंगे आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसका होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ ये हम कैसे लिख दें, तो होता क्या है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का, मतलब प्रत्येक कोण 90-90 होगा, ठीक है। अब विकर्ण के मतलब होता है सम्मुख शीर्ष को मिलाना, सम्मुख शीर्ष को। तो ए का सम्मुख शीर्ष कौन है, सी, और बी का सम्मुख शीर्ष कौन है, डी। अब देखो यहाँ पर से इसको अगर हम मिलाते हैं, मतलब अपने बगल वाला शीर्ष को छोड़ करके बाकी शीर्ष को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, ठीक है। इसके बगल में है बी या इसके बगल में है डी, तो बी और डी को नहीं मिला सकते, तो किससे मिलेगा, सी से मिलेगा कि नहीं, उसी पर। तो ये विकर्ण हो गया। तो बताओ ये आपका समकोण है, तो समकोण के सामने क्या हो गया, कर्ण। समकोण के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये आपका आधार अगर एल हुआ और ऊंचाई अगर बी हुआ, तो बताओ कर्ण बराबर क्या होता है, पी एस, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हुआ, यहाँ पर पी के काम मान लो कर दिया एल और बी के काम कर दिया बी, तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, कौन लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसे निकल रहा है कि नहीं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम याद है तो विकर्ण रटने की जरूरत है जी, कुछ नहीं रटना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आपको ये विकर्ण तो समझ में आ गया होगा कि कैसे विकर्ण आया है। उसी प्रकार देखो अभी इसमें बहुत सारे गुण है, ठीक है। तो बहुत सारे गुण हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति में। किसमें पढ़ेंगे, ज्यामिति जब पढ़ाएंगे तो उसमें 9th क्लास में से पढ़ना था। आयत के बारे में अगर हम पूरा गुण अगर लिखेंगे तो 10-15 गुण लिखेंगे, 10 गुण हम कम से कम लिख के तुमको सामने दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे गुण होता है जो अभी हम लिखे नहीं है, खाली क्षेत्रमिति का हम गुण लिखे हैं, क्षेत्रमिति में कौन कौन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा होता है वर्ग। क्या होता है, तो वर्ग के मतलब समझना, पहले इसको इंग्लिश स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो इसका वर्ग के बारे में, तो वर्ग में क्या है, इसके चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग किसको बोलेंगे, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो। जैसे मान लो ये तुम्हारा ए बी सी डी है,
अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तब इसको हम बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। तो वर्ग के मतलब चारों भुजा बराबर ऐसे में, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90-90 होता है। कितना होता है? 90-90, तभी इसको हम वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ दे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसमें भी हम l इंटू बी से निकाल सकते थे, l इंटू बी इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें l भी a है और b भी क्या है? a, तो a गुना होगा क्या होगा? भुजा स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर a गुना भी अगर तुम l इंटू बी अगर लगाते हो, लगा सकते हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग क्या होता है? तो ये भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इंटू बी। तो l का काम यहाँ पर कौन किया? a, और b का भी काम कौन किया? a, तो a गुना होने पर क्या आएगा? भुजा स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। परिमाप पूछेगा तो क्या होगा? इसका अगर परिमाप तुमसे पूछ दे तो परिमाप क्या आएगा? तो परिमाप इसका हो जाएगा, परिमाप के मतलब सब भुजा का जोड़। तो बताओ ए चार को अगर a जुड़ गया तो 4 गुना a आएगा कि नहीं? इसी लिखते हैं 4 इंटू भुजा। क्या लिखते हैं? 4 इंटू भुजा। ठीक है, इसका अगर विकर्ण पूछ दे तो क्या होगा? अगर विकर्ण पूछा तो विकर्ण इसीलिए बोलेंगे जी, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, विकर्ण बोल सकते हैं कि नहीं? ये दोनों आपका विकर्ण है, तो कोनो एक को लेके चलो। जैसे मान लो इसको हटा देते हैं, तो विकर्ण अगर हमसे पूछ रहा है तो समकोण के सामने क्या होगा? कर्ण, और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लंब का काम भी a कर रहा है, आधार का काम भी कौन कर रहा है? a। तो बताओ यहाँ पर a स्क्वायर जुड़ेगा कि नहीं? तो जुड़ने के बाद आएगा 2a स्क्वायर। कितना आएगा? 2a स्क्वायर। तो यहाँ तो √2 बाहर हो गया। ऐसे में ये जो तुम्हारा 2 है वो √2 लिखा है, लेकिन a स्क्वायर का रूट कितना निकलेगा? a निकलेगा कि नहीं? यहाँ तो 2 तो आपका रूट के अंदर में रह गया, लेकिन a स्क्वायर का रूट कितना निकलेगा? a। तो a बाहर होगा कि नहीं? तो √2 गुने भुजा। ये हुआ आपका वर्ग का विकर्ण, मतलब √2 गुने भुजा। √2 गुने क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, समझ में आया जी? यहाँ फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हाँ कर लो। क्या अभी फॉर्मूला में कुछ फिर से बताया? मैं थोड़ा बता रहे, फॉर्मूला बता रहे हैं। तो नहीं ध्यान दे तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है, कहाँ फॉर्मूला कहीं तोड़े हैं? जिसमें समझाते ध्यान देना चाहिए ना। अरे वर्ग के बारे में क्या होता है? वर्ग के मतलब चारों भुजा बराबर। ठीक है, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। ऐसे में सब भुजा बराबर होता है तभी वर्ग होता है, और प्रत्येक कोण इसमें क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब हुआ भुजा का स्क्वायर। क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, परिमाप क्या होगा तुम्हारा? तो परिमाप के मतलब होता है 4 इंटू a। परिमाप के मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर हम कैसे लिखे? क्योंकि ये एक आयत होता है, तो आयत पर क्या होता है? l इंटू बी। इसमें भी तो a गुना करो तो क्या जाएगा? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। उसी प्रकार परिमाप, परिमाप के मतलब क्या हुआ? परिमाप के मतलब जितना भुजा सभी के जोड़। तो कै भुजा है में? 1 2 3 4 गो है, तो चारों a है, तो 1 a 2 a 3 a 4 a हुआ कि नहीं? तो 4 इंटू a, तो 4 गुने भुजा हो गया। अगर विकर्ण लिखना है तो विकर्ण के मतलब क्या होता है? विकर्ण से a और c को मिला है विकर्ण, तो समकोण के सामने क्या हुआ? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर लंब का काम a कर रहा है, तो आधार का भी काम कौन कर रहा है? a। तो वही लिखे √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम लिखे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ p का भी काम किया a और b का भी काम किया a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों जुड़ेगा, कितना होगा? 2a स्क्वायर। अब 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये रूट के अंदर में रहेगा। a स्क्वायर का रूट कितना निकलता है? a, तो लिखाएगा √2 गुने भुजा। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा ना?
दो फॉर्मूला इतना तोड़ने के पीछे मेरा रीजन ये है कि फॉर्मूला तुम लोग को याद करने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे में अगर समझ जाओगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो थोड़ा सा रटना है। फिर भी इतना क्लियर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे फॉर्मूला निकलता है। खाली रटवाना रहता तब पूरा फॉर्मूला लिखा जाता, टोटल फॉर्मूला भी लिखा जाता, ठीक है, लेकिन रटवाना नहीं है, थोड़ा बहुत समझा के लिखाना है। इसमें हो गया। अरे 10 मिनट अभी और रुको, ठीक है। तो यहां समझना पहले, उसके बाद हम आते हैं समांतर चतुर्भुज। किस पे आएंगे? समांतर चतुर्भुज पे आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्या क्या गुण है हम खाली अभी बोल के समझाएंगे, ठीक है, लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि समय कम है। ऐसे में जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी डी हम ले लिए, तो समांतर चतुर्भुज के मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, बराबर और समांतर हो। जैसे एक सामने वाला ये हुआ तो ये और ये बराबर होगा, और ये भुजा इसके बराबर होगा, और ये दोनों समांतर होगा। क्या होगा? समांतर भी होगा। आयत और इसमें तो अंतर क्या है? आयत में तो क्या है कि इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समांतर भी होता है। आयत में भी क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है, मतलब जितना ये है उतना ये रहता है, जितना ये है उतना ये है। इसमें भी क्या है, जैसे मान लो यहां पर देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, तो इसमें भी तो तुम्हारा क्या है, ये पी क्यू समांतर, ये जो पी क्यू है समांतर किसके हो जाएगा? आर एस के। किसके होगा? आर एस के। और तुम्हारा क्यू आर समांतर किसका होगा? क्यू आर है जो समांतर होगा पी एस के। किसका होगा? पी एस के, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा क्या है कि ए बी जो है उस समांतर किसका हो रहा है? ए बी समांतर हो रहा है सी डी के। किसका हो रहा है? सी डी का। और उसके बाद ये जो तुम्हारा ए डी है, ए डी समांतर किसके होगा? बी सी के। तो बताओ, दोनों में तो गुण सेम है। इसमें भी हम कह रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, इसमें भी कह रहे हैं कि हम आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है, कर रहे हैं कि नहीं? तो दोनों में तो हम सेम ही काम कर रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर एक चीज होता है, इसमें ये 90 होता है और इसमें 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें 90 का कोई गारंटी नहीं है। आयत को यही अलग कर देता है। इसमें फिक्स है कि ये 90-90 रहेगा, प्रत्येक कोण कितना रहेगा? 90-90 रहेगा। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज में 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में यही अंतर है कि इसमें प्रत्येक कोण 90-90 होता है, इसमें 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है? तो ये तुम्हारा हुआ आयत, ये क्या हुआ? आयत। और आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सारा गुण इसमें है, लेकिन इसका सारा गुण इसमें नहीं है। इसका सब गुण इसमें है कि नहीं? इसका गुण ये था कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा और समांतर होगा, और इसका गुण ये है कि आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होगा, साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण 90 भी होगा। ये जो 90 वाला कोण है ये इसको इससे अलग कर देता है। ऐसे में अब दो इसका हम क्षेत्रफल लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्षलंब। क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब। ये सबका फॉर्मूला का प्रूफ होता है, लेकिन अब हम प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, इसलिए प्रूफ कर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आधार गुना क्या होता है? शीर्षलंब। तो अब शीर्षलंब का काम कौन करेगा? जैसे आधार अगर हम लेते हैं ए बी को, आधार किसको लिए? ए बी को। तो एक सामने वाला दो शीर्ष कौन हुआ? अगर ए बी ले रहे हैं तो इसके सामने दो शीर्ष है, एक शीर्ष होगा सी, चाहे होगा डी। यहां पर से इस पर जो लंब डलाएगा, ठीक है, यहां पर से इस पर जो लंब डलाएगा ये शीर्षलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? शीर्षलंब का।
या फिर इसको आगे बढ़ा दो और यहां पर से भी अगर लंब डालेंगे तो ये भी शीर्षलंब का काम करेगा। ऐसे में तो अगर आधार अगर हम ले रहे हैं ए बी को तो शीर्षलंब ये वाला होगा, ऐसे में ये होगा चाहे ये होगा, क्योंकि इसके सामने डी है और इसके सामने कौन है, सी है, तो ये दोनों पर से हम लंब डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसका काम करेगा, शीर्षलंब का काम करेगा। तो अगर यहाँ पर आधार अगर हम लेते हैं ए बी, किसको लिए ए बी, तो शीर्षलंब का काम कौन कर रहा है, मान लो यहाँ पर लेते हैं डी है, यहाँ पर ई मान लेते हैं और यहाँ पर एफ मान ले सकते हैं, तो शीर्षलंब का काम यहाँ पर डी करेगा और चाहे कौन करेगा, सी एफ करेगा, दोनों कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी लिए तो डी हो रहा है, उसी प्रकार अगर हम सी डी भी लेते हैं तो यहाँ पर शीर्षलंब यहाँ से खिंचाता, खिंचागा कि नहीं, यहाँ से खींचते हैं इस पे जी। अगर हम आधार लेते ए डी को तब शीर्षलंब कहाँ से खींचते, जैसे सपोज डेट एक त्रिभुज हम ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज लिए। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम आधार मान लेते हैं, मान लो ए डी को, किसको मान लिए, ए डी को, तो शीर्षलंब कौन होगा, आधार किसको मान रहे हैं, ए डी को मान रहे हैं, तो शीर्षलंब किसको लेंगे, एक सामने वाला शीर्ष देखो पहले, एडी के सामने कौन होगा, एडी के सामने सी भी है और बी भी है, सी भी और बी भी है, तो शीर्षलंब कैसे खिंचाएगा, तो ये तिरछा नहीं जी, तो शीर्षलंब यहां से खींचेंगे, यहां पर से इस रेखा पर जो लंब रहेगा, यहां पर से इस रेखा पर जो लंब होगा उसको क्या बोलेंगे, शीर्षलंब। अब कहोगे यहां से कैसे शीर्षलंब खिंचाएगा, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अब यहां पर से ये शीर्षलंब खिंचाएगा, ऐसे में यहां पर से इसको बढ़ाने के बाद यहां पर जो लंब होगा उसको क्या बोलेंगे, शीर्षलंब। तो अगर आधार एडी हुआ तो शीर्षलंब आपका ये वाला होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम जी मान लेते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा शीर्षलंब यहाँ पे कौन हो जाएगा, बीजी। तो समझ में आ रहा है शीर्षलंब कैसे चयन करते हैं, तो आधार के अनुसार शीर्षलंब चेंज हो जाता है। इन्हें समझना कि आधार जो लिए हर एक बार शीर्षलंब एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है, आधार चेंज होगा तो शीर्षलंब भी चेंज होगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। अब देखो हमको देखना है इसका परिमाप क्या होगा, क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप के मतलब तो अभी हम बताएं, परिमाप हमेशा सब में एक ही कॉन्सेप्ट है कि सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, जितना भुजा है सबको जोड़ देना है, जितना भुजा है सबको जोड़ देना है। तो बताओ, और जब सबको जोड़ना है तो जितना लंबा ये है उतने लंबा ये है, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है, तो ये दोनों के जोड़ कितना आएगा, जैसे मान लो इसको ए मान लेते, इसको भी ए मान लेते, तो ए जुड़ने पर कितना जाएगा, 2a होगा कि नहीं। इसको मान लेते बी, इसको भी मान लेते बी, तो बी भी जुड़ने पर कितना जाएगा, 2b लिखाएगा कि नहीं। अब 2 को कॉमन ले लिए, लिखाएगा a प्लस बी, एकदम आयत वाला फॉर्मूला आया कि नहीं, आयत वाला फॉर्मूला आ रहा है जी। इसी को लिखते हैं 2 इंटू, चूंकि इसके कोई भी भुजा मानने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो बताओ इधर सम्मुख भुजा है कि नहीं, आसन भुजा, सम्मुख में तो सामने होता है, आसन भुजा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू आसन भुजाओं का जोड़, ए और बी यहाँ पर क्या कहलाएगा, आसन भुजा, क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू आसन भुजाओं का जोड़, आसन भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर परिमाप निकलेगा 2 इंटू आसन भुजाओं का जोड़। ठीक है, अब बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं सब, क्षेत्रमिति का फॉर्मूला समझ में आया है, जिसमें हम क्लास में बताएंगे तो उसमें इतना डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, उसमें सीधे फॉर्मूला लिख देंगे, क्लास में अगर पढ़ाएंगे भी तो इतना डिटेल नहीं बताएंगे, खाली फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लॉकडाउन खत्म हो गया दो, क्या स्क्रीनशॉट कर लो, इसका हम फिर से एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, ये बोर्ड वाला वीडियो देख रहे हैं अच्छा नहीं बन रहा है, वो कॉपी पर हम बना बना कर वीडियो बना कर डाल देंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब पर सबको देख लेना। एक दूसरा वीडियो बना कर डालेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, एक फॉर्मूला पर पूरा, एक आयत का एक डिस्कशन रहेगा, आयत के बारे में पूरा गुण लिखेंगे,
उसके बाद वर्ग के बारे में पूरा गुण लिखेंगे और उसका वीडियो बना बना के हम डाल देंगे यूट्यूब पर, तब पूरा समझ में आ जाएगा। उसका वीडियो देखना, तो आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है। अरे ग्रुप में तो लिंक भेज लेते, लिंक पर क्लिक करो, चल जाओ वहीं पर। ऐसे लिखना सक्सेस कोचिंग क्लासेस मुढ़ेना, आ जाएगा। ठीक है। सक्सेस कोचिंग क्लासेस, सक्सेस कोचिंग क्लासेस लिखना है। ठीक है। और फिर लिखना मुढ़ेना, इतना लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है। क्या? अरे लिंक भी है तो लिंक ग्रुप में हम भेज देंगे। ठीक है, फिर से भेज देंगे लिंक ग्रुप में। अब ऐसे लिंक अगर याद नहीं रहे तो सक्सेस कोचिंग क्लासेस मुढ़ेना लिखो, आ जाएगा। लिंक तो भेजवे किए थे जी तुम लोग पास। तो आज हम पूरा दो इस सब आयत के बारे में, वर्ग के बारे में सब वीडियो बनाकर आज हम डालेंगे। ठीक है। लेकिन तुम लोग शाम में देखना, शाम तक पूरा होगा। आज दिन भर बनाएंगे ना रे, एक के बाद फिर बनाएंगे तब डालेंगे। 10-10 मिनट का बना बना के डालेंगे। ठीक है। कॉपी पर बना के डालेंगे, देख लेना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं। तो ठीक है, क्लास बंद कर रहे हैं।